की है। अब अभी थोड़ी सी बात हमने ये की कि एल्गोरिदम जो है किन किन वजूहात की वजह से इसकी एक्यूरेसी या एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ सकता है। अब डिज़ाइनिंग टेक्निक्स को भी हम देख रहे हैं कि कोई एल्गोरिदम है, उसकी डिज़ाइनिंग टेक्निक्स में कोई फॉल्ट पड़ा हुआ है, तो साफ ज़रा है कि वो फॉल्ट हर जगह पर नज़र आएगा। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि एक मेहरान गाड़ी का एक्सपर्ट है, आप गाड़ी उसके पास लेकर जाते हैं और वो ये पूछता है कि ये जो गाड़ी है मॉडल क्या है। आप बताते हैं ये 2007 मॉडल है। वो कहता है वो अब इस गाड़ी को खोलता भी नहीं है, वो आप उसको बताते हैं ये चलती नहीं है, तो फ़ौरन वो समझ आता है कि 2007 वाले मॉडल में जो डिज़ाइनिंग टेक्निक इस्तेमाल हुई हुई थी या मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ था या आर्किटेक्चर जो कंपनी ने इस्तेमाल किया है, इस 2007 मॉडल के अंदर ब्रेकें फ़ेल हो जाती हैं। वो उसने एक्सपीरियंस किया है इससे, कैसे 1000 गाड़ियाँ बनने आई हैं, 1000 में से 800 का प्रॉब्लम जो था, 900 का जो था वो क्या था, 2007 मॉडल में 900 गाड़ियों का प्रॉब्लम ब्रेक फेल था। इसलिए वो कहता है यह अक्सर इसकी ब्रेक फेल हो जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। किसकी चीज़ की वजह से पता चला उसको, मॉडल की वजह से पता चला। इसी तरीके से आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं किस चीज़ के, एल्गोरिदम एनालिस्ट बनने जा रहे हैं। आपको डिज़ाइनिंग टेक्निक का पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम को बनाने के लिए टेक्निक्स कौन कौन सी मौजूद हैं और किस टेक्निक के अंदर क्या फॉल्ट है या किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसकी वजह से फ्यूचर में आने वाले दिनों में आप ये जो इन्हांसमेंट करवा रहे हैं वो इन्हांसमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। लेट्स से कि अगर आपने उसके अंदर इन्हांसमेंट या इंक्रीजिबिलिटी की ऑप्शन रखी हुई है, ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की हुई है जिसमें आपने फ्यूचर को एडजस्ट करने के लिए उसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, तो साफ ज़रा कि वो इन्हांस भी हो जाएगी। यानी i3 से i5 को प्रोसेसर लगने की उसके अंदर स्लॉट के अंदर सलाहियत मौजूद होगी तो रिप्लेस हो जाएगा। अगर नहीं होगी तो साफ ज़रा कि रिप्लेस नहीं होगा, फिर आपको हार्डवेयर पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो इससे क्या मतलब हुआ कि डिज़ाइनिंग टेक्निक आपको पता होना चाहिए। ये कुछ डिज़ाइनिंग टेक्निक्स यहाँ सामने आपको नज़र आ रही हैं। एक मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा कि यही टेक्निक्स होंगी, साथ एक एग्जाम्पल उसमें दी हुई होगी, वो एग्जाम्पल आपने खुद पढ़नी है। मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 ब्रूट फोर्स है। अभी सुनूंगा, आप में से किसी का नाम लूँगा, आपसे सुनूंगा, इसलिए गौर से सुनिएगा। ब्रूट फोर्स एक टेक्निक है, ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी इनपुट साइज जो है थोड़ा होता है। लेट्स से 10-15 ऑप्शंस हैं, 10-15 ऑप्शंस आप क्या करें 1 से लेकर 15 तक सारी ऑप्शन चेक कर लें जो भी आपने काम करना है। लेट्स से कि आप एक गेम बनाने जा रहे हैं, गेम है 3 गोटी, ये किसी ने 3 गोटी गेम कोई हमारे ज़माने में होती थी। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ 3 गोटी का डिज़ाइन बना के आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये 3 गोटी इस तरीके से होती थी। सॉरी, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये 3 पॉइंट ये हो गए, ये 2 पॉइंट ये हैं, ये कितने पॉइंट आ रहे हैं। ये गेम ये होती थी कि आपने किसी डायगोनल में इस तरह कंप्लीट अपनी गोटियाँ इस तरतीब से रखनी थी या इस तरतीब से रखनी थी, इस तरतीब से रखनी होती हैं, ये इस तरतीब से रखनी होती हैं, या फिर आपने इस तरतीब से गोटियाँ रखनी होती हैं, ये इस तरतीब से, या इस तरतीब से रखनी होती हैं, या यूं भी आप, यानी 3 एडजेसेंट साइड से आप गोटियाँ रख लें। तो यहाँ पर कितने पॉसिबल लोकेशंस हैं, 9 पॉसिबल लोकेशंस हैं। और 9 पॉसिबल लोकेशंस को आप इफ़ गोटी नंबर प्लेस नंबर 1 पे रखना है तो इफ़ कंडीशन यहाँ लगाई, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथी पे भी, 5वें भी, छठी पे भी, 7वें पे भी, 8वें पे भी और 9वें पे सबको लगा लिया। 9 थी, बड़ी जल्दी से आपने ये कोड कर लेना है। नेव अप्रोच है। नेव मीन्स ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी फार्मूले किसी लगाए कि आपने 1 से स्टार्ट करना है और n तक चले जाना है। ये कौन सी अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। और ब्रूट फोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, नेव अप्रोच होती है। मोस्टली एक्सपेंसिव उस वक्त हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पे प्लानिंग नहीं करते,
जब आपका इनपुट साइज वेरी वेरी लार्ज होगा, आपके पास 1000 वैल्यूज़ आ गई हैं, अब आप इसको क्या करने लगेंगे, हर किसी के लिए कोड लिखेंगे, कोड लिखने के बाद आप उसको चलाएंगे तो ये बूढ़ा हो जाएगा, जो रिस्पांस टाइम है इसका बहुत लेट आएगा, क्योंकि 1000 तक वो चेक करके ही आपको रिस्पांस देगा ना, उससे पहले रिस्पांस ही नहीं दे सकता। इसलिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है उन केसेस में जब आपकी कंपटीशनल जो प्रोसीजर या जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा होंगे, आपके पास नंबर ऑफ वेज जो है ज़्यादा होंगे, तो तब ये ख़राब हो जाता है। तो इसका हल क्या है? दूसरा टेक्निक है डिवाइड एंड कंकर। कौन सी टेक्निक है? डिवाइड एंड कंकर। यानी इस टेक्निक के अंदर आप अपने प्रॉब्लम को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च में आप क्या करते हैं, आपके पास 100 वैल्यूज़ थी, आपने दरमियान वाली वैल्यू चेक की 50, और ये शर्त यह है कि अरेंज होंगी। 50वीं वैल्यू सर्च करेंगे, अगर टारगेट आपका आगे है, हाँ, तो जैसे ही 50वीं वैल्यू को आप सर्च करेंगे, आवाज़ आ रही है? हेलो? अच्छा, थोड़ी देर के लिए नेट बंद हुआ है तो परेशान नहीं होना, दोबारा चल जाएगा। तो ये 50वीं वैल्यू को सर्च करेंगे, आपका टारगेट अगर आगे है तो पीछे वाली 50 वैल्यू को छोड़ देंगे। अब रह गया आपके पास जो इनपुट साइज है, अब वो 50 रह गया, आगे वाला 50 रह गया। अब क्या है, अब ये होगा कि फिर मिड वाली वैल्यू चेक करेंगे। आपने लेट्स से कि 70 सर्च करना है, तो 50 और 100 का मिड वाली वैल्यू जो होगी वो 75 है। अब आगे वाला सोल्यूशन नहीं है आपका, क्योंकि आपने 70 को सर्च करना है, मिड 75 को आप देख रहे हैं, तो आगे वाली 25 छोड़ देंगे। अब 50 और 75 के दरमियान वाली वैल्यूज़ को, जो कि अब आपके पास तकरीबन 12 या 25 वैल्यूज़ रह गई हैं, अब सेंटर इसको चेक करेंगे 12 को डिवाइड करके, तो तकरीबन 62वीं वैल्यू देखेगा। ये 70 आगे है तो 62 से पीछे 50 और 62 के पीछे वाली सारी वैल्यूज़ छोड़ देगा। तो तीसरी सर्च कर रहे हैं, तीसरा कंपैरिजन किया, वैल्यूज़ आपकी 6 रह गई हैं। अब 6 का दरमियान वाला करेंगे तो वो 62 का दरमियान 66 बनता है, तो 70 अब करीब आ रहा है। फिर ये 66 और 62 के दरमियान वाली वैल्यू छोड़ देंगे, क्योंकि टारगेट आपका आ गया है, तो 66 टू 75, तो ये कुछ वैल्यूज़ आपकी रह गई हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। पहली चीज़ जो इसमें हुई है, जो सब प्रॉब्लम्स थे वो बराबर थे, और वो जो सब प्रॉब्लम्स थे, एक जब पता चल जाता था कि ये प्रॉब्लम इसमें हमारा सलूशन है, तो पीछे वाले सलूशन का रिकॉर्ड नहीं रखा आपने, उसको डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया है। इंडिपेंडेंट थे आप, जितने भी सब प्रॉब्लम्स थे उन सब का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं थी। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच सब पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। इफ़ योर प्रॉब्लम हैव many equal subparts, each subpart is independent, then this approach is called divide and conquer। तो ये डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक थी, जिसमें आप बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करते थे, और हर हिस्सा जो है इंडिपेंडेंट था, उसके रिकॉर्ड कीप करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो आगे 3 टेक्निक आ रही हैं, ये फजूल किस्म की हैं, जो मैं डॉक्यूमेंट दूंगा उसमें शायद ये ना हो, लेकिन बहरहाल ये एग्जिस्ट करती हैं। आइट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये टेक्निक मौजूद है। इसमें क्या है कि आप बजाय इसके कि हर चीज़ एक ही टाइम पर करना शुरू कर दें, बल्कि आप कहते हैं कि किसी तरीके से सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाए, उसकी कोई शक्ल निकल आए, शक्ल निकल आने के बाद फिर आप उसको कहते हैं कि एक पहले आप उसका स्ट्रक्चर ठीक कर लेते हैं, फिर उसका इंटरनल ठीक कर लेते हैं, फिर उसका कोड ठीक कर लेते हैं, बारी बारी हर आइट्रेशन में कोई ना कोई उसकी जो ड्रॉबैक है या बीमारी है उसको ख़त्म करते जाएं। इस टेक्निक में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, डिसएडवांटेज तो इसके भी होंगे, लेकिन ये एक मेथड ज़रूर है। चौथी टेक्निक डिक्रीज एंड कंकर की है। डिक्रीज, जो डिवाइड एंड कंकर था उसमें आपने अपने प्रॉब्लम को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया था। यहाँ पर बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करने की शर्त नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाना आती,
बाकी सारा कुछ कर लेते हैं आप, उसकी फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और उसको इम्प्लीमेंट और उसको टेस्ट और ब्लैक टेस्ट जो भी चीज़ें थी वो सारी कर ली। अब डॉक्यूमेंटेशन आप किसी और से भी तैयार करवा सकते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? डिक्रीज एंड कंकर। आपने कुछ हिस्सा छोड़ दिया और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो पांचवी टेक्निक है वो है ट्रांसफॉर्म एंड कंकर। इसका क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्म एंड कंकर का मतलब ये है कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सम टाइम ओरिजिनल हालत में चीज़ें होती हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेट्स से कि मैथ के अंदर आपके पास इक्वेशंस जो हैं बड़ी बड़ी होती हैं, फिज़िक्स के अंदर होती हैं। आप कहते हैं जी ये तो जज़र है, ये तो सॉल्व ही नहीं होती। फिर आप कहते हैं कि ये जज़र के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 2ac वाली जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये इसको लेट सपोज a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है। जब आप उसको a में पुट करते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन नज़र आता है वो पता चल जाता है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फिर जो नई न्यू इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन के बाद बनती है वो आपको समझ आना शुरू हो जाती है, यार इसके तो फैक्टर यूँ बन जाते हैं, इसकी x की वैल्यू निकल आती है। फिर जब x की वैल्यू निकलती है तो आप उसको वापस जो सपोज किया हुआ होता है उसको वापस अपनी असली हालत में ले आते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म एंड कंकर। इसकी और एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स से कि फिज़िक्स के अंदर आपने जितने सवाल किए होंगे, कभी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता था कि ग्राम होते थे तो फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्यों होता था? ये ट्रांसफॉर्मेशन ही होती थी ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चले जाना। क्यों जाते थे? इसलिए कि मैं एक सादा सी एग्जांपल दूंगा, आपको हंसी भी आएगी और समझ भी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बच्चे के पास है $1, दूसरे बच्चे के पास है $1। आप चाहते हैं इन दोनों को जमा कर लें, तो 1+1 इज इक्वल टू क्या होगा? $2 या ₹2। क्या करेंगे आप? तो इट्स मीन कि ये जो दो यूनिट आए हैं, दो इनपुट्स आई हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, एक ही शक्ल में नहीं है। अब ये यूं डायरेक्ट जमा नहीं हो सकती 1+1 इज इक्वल टू 2। ये $1 था, ₹1 था, ये दोनों यूनिट में फ़र्क था। हम क्या करते हैं, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉलर को रुपीज़ बना लें या रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कर लें। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी जमा ज़रब तकसीम जो भी इनकी वैल्यूज़ के साथ करना कर लेते हैं। तो इस तरह सम टाइम एल्गोरिदम्स के अंदर भी आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनको आप कवर के अंदर डाल देते हैं, बॉक्स के अंदर। उस डिटेल की तरफ नहीं पढ़ते कि इसके अंदर क्या है, बस आप उसको बॉक्स में डाल के सॉल्व कर लेते हैं, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म एंड कंकर। ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कंकर, आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट, डिक्रीज एंड कंकर, ट्रांसफॉर्म एंड कंकर। अब आई हुई है स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि आप एक एल्गोरिदम लिखते हैं और उसके अंदर जो एक इंस्ट्रक्शन लिखी है वो लिखी है a इज इक्वल टू a++, ये स्क्रीन पे आपने लिखी, ये एक इंस्ट्रक्शन लिखी है आपने। एक और बच्चा है उसने लिखा a इज इक्वल टू a+1। एक और बच्चा है उसने लिखा a प्लस इज इक्वल टू 1। तीनों इंस्ट्रक्शन में एक ही काम हो रहा है, यानी वहां भी इंक्रीमेंट हो रहा है, वहां भी इंक्रीमेंट हो रहा है, वहां भी इंक्रीमेंट हो रहा है। किसी इंस्ट्रक्शन को लिखने से सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज में आपने पढ़ रखा होगा कि एक वेरिएबल है उसके लिए आपने रजिस्टर इस्तेमाल किया हुआ है, दूसरे के लिए, यानी ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसमें a इज इक्वल टू a+1 किया है तो ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ रीडेबिलिटी तो बढ़ गई है, यानी आम से यूज़र को भी पता चलेगा a में 1 जमा किया है। ये कोई पढ़ेगा तो उसको शायद पता ना हो कि ये a में जमा किया है, क्या किया है, ये क्या हो गया, वो परेशान हो जाएगा, पूछता रहेगा ये क्या हुआ है। जिसने यूनिटी ऑपरेटर नहीं पढ़े हुए हैं उसके लिए ये मसला है, लेकिन ये जो है स्पीड में तेज़ है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। तो अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म करनी है तो एक वक्त में एक चीज़ का ख्याल रख लें, यानी आप ये रखें कि कोड बन जाए, चाहे स्पेस से बन जाए चाहे टाइम, इन दोनों को छोड़ के आप एक ही हिसाब से कोड बना लेते हैं। कोड बनाने के बाद आप देखते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है,
तो मुझे लगेगा ये वाली इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं किससे चेंज कर सकता हूँ जिससे काम। इसी तरीके से आपने एक पढ़ा हुआ था, वो था कि स्वैपिंग आप दो वेरिएबल से भी कर सकते थे, स्वैपिंग आप एक वेरिएबल से भी कर सकते थे। एक वेरिएबल से करते थे ज़रा दिमाग ज़्यादा लगता था, दो वेरिएबल से करते थे तो ज़रा दिमाग कम और मेमोरी ज़्यादा लगती, कंप्यूटर को ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो ये था स्पेस एंड टाइम ट्रेड के इंस्ट्रक्शन लिख लें, फिर देखें कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है आपके कौन से ट्रेड को नुकसान पहुंचा रही है, उसकी जगह पर कोई और अल्टरनेटिव है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसको रिव्यू कर लें। ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कंकर, आइटरेटिव इंप्रूवमेंट, डिक्रीज एंड कंकर, ट्रांसफॉर्म एंड कंकर, स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ। लास्ट टू हमारे पास अप्रोचेज रह गई हैं, ग्रीडी अप्रोच एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब मैं पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करता हूँ। ग्रीडी अप्रोच के अंदर ये होता है कि आप जो एक्सपीरियंस हैं, यानी बैक आपके पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, जो फ्यूचर में होने वाला है उसका रिकॉर्ड नहीं है, यानी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं लोकल, उस सिचुएशन से उसी वक्त जो चीज़ आपके पास मौजूद थी, जो चीज़ आपके पास है लोकली ऑप्टिमल डिसीजन मीन्स कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस वक्त के लिहाज से आपको जो चीज़ समझ आई वो कर ली। लेकिन जब आप पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं तो उस वक्त सूरत हाल कुछ और है, गहराई में खड़े हैं तो उस वक्त सूरत हाल कुछ और है। तो ये चीज़ हम देख ही नहीं रहे, यानी बैकग्राउंड में नहीं देख रहे कि पिछली दो इंस्ट्रक्शन में हमारे साथ क्या हुआ था या अगली दो इंस्ट्रक्शन में हमारे साथ क्या होने वाला है। इस तरह के चीज़ों का ख्याल रखे बगैर हम डायरेक्ट सलूशन निकाल लेते हैं उस वक्त कि लेट्स से कि मैंने जाना है, मैं थका हुआ हूँ, मैंने बैठना है, मैं बैठ जाता हूँ। ये नहीं चेक करता कि आगे कांटे चुभेंगे मुझे बैठने के बाद, या मैं गिर जाऊँगा, या ये जो कुर्सी है ये सही भी है या नहीं है, मेरा वज़न संभाल भी सकती है या नहीं है। मैं इसको चेक किए बगैर मैं थका हुआ था, बस मुझे अपना ही पता था, मैंने अपनी सिचुएशन को दुरुस्त साबित करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैंने एक डिसीजन लिया और बैठ गया। आगे जो चीज़ हो गई फिर जब देखूंगा, जो चीज़ अक्कर हो जाएगी फिर देखूंगा कि इससे अब कैसे निपटूं। ये क्या है? ग्रीडी अप्रोच है। ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। ये हर प्रॉब्लम के लिए सही नहीं होती, सम टाइम लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ग्रीडी अप्रोच में नुकसान भी है। जो ब्रूट फोर्स थी उसमें तमाम ऑप्शंस देखते थे, याद रहे कि 1 से शुरू करते थे, n से तमाम पॉसिबल ऑप्शंस को देखने के बाद डिसाइड करते थे। जबकि ग्रीडी अप्रोच में तमाम नहीं है, सामने देखा, आपने देखा मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो रही है, बस ठीक है, वहीं बैठ गया या वो चीज़ सेलेक्ट कर ली। डायनामिक प्रोग्रामिंग में पिछली हिस्ट्री भी देखते हैं, फ्यूचर वाली भी देखते हैं। जैसे एक गेम है चेस गेम, बादशाह वाली है, जिसमें आपने मूवमेंट करनी होती है। हमेशा प्लेयर वो जीतता है। कंप्यूटर क्यों जीत जाता है? इसलिए कि कंप्यूटर देखता है, मिनिमम कॉस्ट निकालता है कि ये जब मैं बारी चलूँगा, अगली बारी ये यूज़र चलेगा, मैं यहाँ रखूँगा तो यूज़र ने ये वाली गोटी मार देनी है, फिर उसकी जो न्यू सूरत हाल होगी उसकी कंप्यूटर चेक कर रहा होता है, इसकी न्यू सूरत हाल ये बन जाएगी, फिर उसके बाद जो मेरी बारी आएगी उससे मैं एक मार सकूँगा, अगली तीसरी बारी पे ये यूज़र मेरी 4 गोटियाँ मार देगा। तो इस तरह मेरी 5 गोटियाँ 2 चाल में चली जाती हैं और उसकी 2 गोटियाँ जाती हैं, इसलिए वो कहेगा ये वाली ऑप्शन मैं नहीं चलता। फिर ये वो कंप्यूटर कोई और रास्ता अख्तियार करेगा, उसमें भी यही फिर 3 स्टेप तक सोचेगा आगे फॉरवर्ड, फिर जिसमें कम कॉस्ट, जिसमें कम नुकसान आ रहा होगा उस पे वो डिसीजन लेगा। ये क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसमें सब बाइनरी सर्च की तरह प्रॉब्लम डिवाइड होता है, सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये जो डिवाइड वाले प्रॉब्लम होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं। वहाँ डिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे, उनका रिकॉर्ड कीप नहीं करना पड़ता था, यहाँ रिकॉर्ड कीप करना पड़ता है। रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम, हर स्मॉलर सब प्रॉब्लम का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। जैसे बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू जो है उसका रिकॉर्ड सेव करेंगे, 4ac का जो जवाब है उसका रिकॉर्ड सेव करेंगे, फिर बी स्क्वायर -4ac का जवाब निकालेंगे, उसको भी सेव करेंगे, फिर अंडर रूट का जवाब निकालेंगे, उसका सेव होगा, फिर जो
माइनस बी जमा नफ़ी है उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवाइड टू ए, यानी हर सब प्रॉब्लम का रिकॉर्ड आपके पास होगा, उसका रिजल्ट आपके पास आएगा, फिर आगे आप चल सकेंगे। ये है डिपेंडेंट, हर थ्रेड हर सब पार्ट दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, उसका रिजल्ट उसको चाहिए। तो ये है डायनामिक प्रोग्रामिंग में रीयूज इट फॉर फर्दर अक्रेंस। जब भी उस सब पार्ट को कभी उसके रिज़ल्ट को कभी किसी और जगह पर इस्तेमाल हो रहा होता है, उसकी वैल्यू चाहिए होती है तो वो उसको इस्तेमाल करेगा। तो ये थी डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब आपको इसकी कुछ समझ आ गई होगी। इसकी एक मेरे पास एक डेफिनेशन डिटेल कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगी। नमाज का टाइम हो रहा है और घंटा भी हो गया है। ये थोड़ा सा मैं इस स्लाइड को डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमने कंप्यूटेशनल मॉडल को देखना है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपकी क्लास जो है ना 3 घंटे की है या 2 घंटे की है उस्मान? 3 घंटे की है। फिर नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, फिर नमाज के बाद हाँ ये स्लाइड में देख के फिर मैं नमाज़ पढ़ा जाता हूँ। फिर नमाज के बाद तकरीबन मैं ना 6:40 यानी आधा घंटा आप ब्रेक कर लें। 20 में मैं छोड़ दूंगा, ये स्लाइड में डिस्कस कर लेता हूँ। ये सॉरी, ये अजानों की आवाज़ भी आपकी तरफ से भी आ रही है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेसेस, ये डिज़ाइनिंग टेक्निक तो हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। जैसे लेट्स से कि आप कंपाइलर बनाना चाह रहे हैं, कंपाइलर बनाते हैं तो कंपाइलर में अब मैं कंपाइलर की पूरी बुक 1 मिनट में डिस्कस करने लगा हूँ। कंपाइलर के अंदर 5 फेजेस होते हैं, जिसमें 3 फेजेस एनालिसिस पास का हिस्सा होते हैं और जो 2 फेजेस हैं वो सिंथेसिस पार्ट का हिस्सा होते हैं। जो एनालिसिस पास फेज का हिस्सा होते हैं वो आपके सोर्स कोड को समझ रहा होता है। यानी उसका काम क्या है कि आपका जो सोर्स कोड आपने किसी लैंग्वेज में लिखा है, आपने लिखा क्या है पहले तो ये समझेगा वो, फिर उसके मीनिंग समझेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा किसी दूसरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो अब मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट करने से पहले तो उस मशीन को ये पता चलेगा ना आपने लिखा क्या है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहला फेज है टोकन बनाना, टोकनाइजेशन या पार्सिंग। पार्सिंग में आपका क्या करता है कि लेट्स से कि ये पहली लाइन है, ये इसमें ये हाउ अलहदा कर लेगा, डज यानी जहाँ जहाँ स्पेस आ रही है उसके वो टोकन बना लेगा। ये एक टोकन, दूसरा टोकन, तीसरा टोकन, चौथा टोकन। टोकन बनाने के बाद इसको कहते हैं टोकनाइजेशन। टोकन बनाने के बाद वो ये देखेगा इसमें आइडेंटिफायर कौन से हैं और कीवर्ड कौन से हैं। जो आइडेंटिफायर होते हैं वो यूज़र ने नाम रखे होते हैं, जैसे num1 num2 num3, ये आइडेंटिफायर हैं। जैसे कीवर्ड है वो है इंट, फ्लॉट, करैक्टर, ये कीवर्ड है। इनको अलग-अलग करता है। एक लिस्ट आइडेंटिफायर की बन गई, एक लिस्ट कीवर्ड्स की बन गई, एक लिस्ट उसकी ऑपरेशन की बन गई, जैसे इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम, ये ऑपरेटर्स की बन गई। फिर वैल्यूज़ की बन गई। ये लिस्टें वो बना लेता है। फिर दूसरे नंबर पे वो करता है आपकी पार्सिंग, ट्री बनाता है कि कौन सी चीज़ पहले आई है। लेट्स से हाउ पहले आया हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे डज आया है, फिर सिस्टम आया है, फिर वर्क। ये ट्री बन जाएगी, पहले लेवल पे हाउ, फिर डज, फिर सिस्टम, फिर वर्क। ट्री बनाने के बाद तीसरा काम वो करेगा सिमेंटिक मीनिंग चेक करेगा कि ये जो हाउ है क्या है, इसने पहले वाकई पहले आना था। जैसे आप करते हैं इंट num1 इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, इंट पहले आया तो ठीक है, num1 आइडेंटिफायर बाद में आया, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर आया, यानी रूल्स के मुताबिक ग्रामर में ये लिखा हुआ होगा, वो मीनिंग्स चेक करेगा, डिवाइड ज़ीरो तो नहीं कर दिया। ये जो 3 फेज़ हैं, टोकनाइजेशन, पार्सिंग, सिमेंटिक एनालिसिस, ये एनालिसिस फेज में होते हैं। यानी वो काम जो किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसने की है, एनालिसिस पास है। ये यहाँ पे भी यही बातें लिखी हुई। अब जब उसने समझ लिया तो इसको बिल्ड करना है। कंपाइलर ने क्या करना है, उसको राइट करना है, मेमोरी देगा, एग्जीक्यूटेबल, फिक्स, हैशिंग, वो सारी वो करेगा।
अब यहाँ लिखा हुआ है सिंथेसिस यानी बिल्डिंग टूल्स, बिल्डिंग फंक्शंस, कंपोजिंग फंक्शन, यानी ये सारे बनाने की चीज़ें यहाँ हो रही हैं, एनालिसिस की चीज़ें यहाँ हो रही हैं। इसे एनालिसिस फेज कहते हैं और इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। कंपाइलर भी ऐसे करता है, बनाने की चीज़ें ऊपर, समझने की, और फिर उसको इम्प्लीमेंट मशीन लैंग्वेज में 0 1 1 0 0 ये सिंपल कोड उसने क्या करने हैं, इसके नतीजे में वो फिर कोडिंग करता रहता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये 2 फेजेस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी बातें नमाज के बाद करते हैं। मैं लिंक दूसरा शेयर करूँगा, इस लिंक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ।